students, welcome to class 10, chapter number 2 of the history portion. And in our last class, we discussed the great empire of the South India named as the Vijayanagar and the Bahmani kingdom. In today's class, we are going to discuss about the most famous, कह सकते हैं कि gurus of the related to the Sikhism religion. So in our today's class, we are going to discuss about the Sikhism religion and the famous gurus of this religion. So students, we start this topic with the three most important gurus of the Sikhism religion: Guru Nanak Dev, Guru Ramdas and Guru Arjan Dev. हम लोग बात करेंगे सिखिज्म रिलीजन के बारे में, ये जो सिख धर्म है इसकी शुरुआत कैसे हुई, और साथ में हम लोग जानेंगे इनके जो फाउंडर थे सिखिज्म रिलीजन के कौन थे, कैसे कैसे ये रिलीजन पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ। और आज भी अगर हम स्पेशली बात करें ब्रेवरी की, है ना, पैट्रियटिज्म की, और इसके अलावा बात करें इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी के अंदर जो मोस्टली जो सोल्जर्स हैं वो लगभग सिखिज्म रिलीजन से रिलेटेड लोग होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक ऐसी ब्रेव रिलीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि मुगल इरा के पहले, या ये कह सकते हैं कि मुगल इरा के टाइम पीरियड का सिमिलर इनका टाइम पीरियड रहा। और हम बात कर रहे हैं उन दिनों की जब इंडिया के अंदर सल्तनत टाइम पीरियड की स्टार्टिंग हो गई थी। धीरे धीरे इंडिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो रिलीजन को लेकर इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा रैकेट हो चुका था। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। कई सारी कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो लोगों पर लगाए गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में और गुरु रामदास के बारे में, गुरु अर्जन देव के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना टॉपिक। और सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम गुरु नानक के बारे में, जो फाउंडर माने जाते हैं किसके, सिखिज्म रिलीजन के, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि पंजाब के अंदर ये इनका गढ़ था, बेसिकली पंजाब के अंदर जब मुस्लिम के आने के बाद, ये कह सकते हैं कि जब इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर शुरू हो गया तो यहाँ पर जो है कई तरह के हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है। जजिया टैक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, औरंगजेब ने लगाया था, मोहम्मद तुगलक ने सबसे पहले इसे शुरू किया था। नॉन मुस्लिम टैक्स था जो हिंदुओं पे लगाया जाता था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में 5% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो हिंदू ट्रेडर्स से लेना शुरू किया, और साथ में इसने मंदिरों को भी तोड़वाया था। तो इस तरह की जो मुगल रूलर की जो पॉलिसीज रही, जो एंटी हिंदू कह सकते हैं कि उनकी कुछ रूलर की ऐसी पॉलिसी थी, तो इसके कारण क्या हुआ कि पंजाब के अंदर गुरु जो गोविंद सिंह के, गुरु नानक की जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो इन्होंने इनके अगेंस्ट में आवाज उठाई और इन्होंने यही कहा कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जाति में बिलीव करना पर रोक लगाई, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा प्रेफर करते थे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना चैप्टर और आज का टॉपिक, इसका नाम है गुरु नानक देव, गुरु रामदास एंड गुरु अर्जन देव। देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं गुरु नानक की जो लाइफ थी उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो ही बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1469, उनका जो बर्थ है 1469 में 15 अप्रैल को हुआ था। एंड हिज वाइफ नेम वाज सुलक्षणी, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था सुलक्षणी, ठीक है ना। और अपनी वाइफ से मतलब अपनी शादी के बाद से इनका जो ध्यान था वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला गया। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है धार्मिक भावना आ जाना, धर्म की तरफ मुड़ जाना, आध्यात्मिक हो जाना, ठीक है ना। जहाँ पर इंसान सांसारिक, या ये कह सकते हैं कि दुनियादारी से बहुत दूर चला जाता है, उसका जो दुनिया के अंदर जो मन है, जो मोह है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नानक वाज इंक्लिन्ड टुवर्ड द स्पिरिचुअलिज्म एंड ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द इंडिया प्रीचिंग द स्लोगन ऑफ द ऑल ह्यूमंस आर द सेम कास्ट। धीरे धीरे इन्होंने अपने घर परिवार से अपना मोह जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया, और बाद में इनका झुकाव स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हो गया, धार्मिक बन गए, ये आध्यात्मिक हो गए,
ठीक है। और इन्होंने पूरे इंडिया में के अक्रॉस ट्रेवल किया, पूरे भारत इन्होंने घूमा और इसी के साथ इन्होंने जहाँ जहाँ ये रुके, जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ पर लोगों को इन्होंने एक ही स्लोगन दिया और वो स्लोगन क्या था? ऑल ह्यूमंस आर द सेम कास्ट। हर इंसान की एक ही जाति होती है। तो कहने का मतलब आप देखते हैं कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, भारत की जो सोसाइटी है, यहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज्यादा रेगेड वे में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि पूरे जो पहले तो सबसे पहली चीज है कि कई सारे रिलीजन जो है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हर रिलीजन अलग अलग कास्ट में डिवाइड है और हर कास्ट जो है वो सब कास्ट में डिवाइड है और हर सब कास्ट में भी कुछ जो है वो लोग बहुत ही हाई लेवल पर है, कुछ बहुत लो लेवल पर है। तो जाति के अंदर भी जातियां हमको यहाँ देखने को मिलती है, जिसके गुरु नानक बहुत खिलाफ थे और इसीलिए इन्होंने ये स्लोगन दिया कि ऑल ह्यूमन हैव द सेम कास्ट। हर इंसान की एक ही जाति होती है, वो कौन सी है? ह्यूमैनिटी, है ना। इंसानियत सबसे बड़ी जाति है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ ये बात होगी इनके स्लोगन की, these travels are called the Udasiyan। यहाँ बच्चों आपका एक क्वेश्चन, what do you mean by the Udasiyan? तो यहाँ आपका आंसर होगा नानक travel across the India and gave the slogan that the all the humans are of same caste। नानक, गुरु नानक ने जो पूरी भारत को घुमा, यहाँ ट्रेवल किया, इसी को उदासियान कहा गया, उदासियान नाम दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह की कह सकते हैं कि कास्टिज्म के अगेंस्ट के अंदर ये एक ट्रेवल थी गुरु नानक की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग्स ऑफ द गुरु नानक। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टीचिंग्स ऑफ द गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की टीचिंग्स आपको बतानी होगी। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि गुरु नानक ने अपनी टीचिंग्स में क्या कहा, मतलब इन्होंने क्या संदेश दिया लोगों को, क्या सिखाया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला ही बिलीव टू फेथ इन द वन गॉड। इन्होंने एक ही ईश्वर को माना, एक ही भगवान को माना, दूसरा कोई नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ एक है। तो he faith in the one God। Secondly, the importance and the worship of the name। इन्होंने नेम के वर्शिप पर, नाम को जपना, नाम की माला फेरना। अब नाम का मतलब यहाँ पर है कि जिसे आप मानते हैं उसी का नाम जपो, उसको याद करो। कहने का मतलब है अपने भगवान को हमेशा याद करते रहो, ऊपर वाले को हमेशा याद करते रहो। ये इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो समय है जब हिंदू रिलीजन के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टम्स थे हिंदू रिलीजन के बहुत ज्यादा रेगेड हो चुके थे। इंसान जो है वो कर्म कांड, यज्ञ हवन में फंस चुका था। ऐसे में गरीब लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए थे, क्योंकि इन स्पिरिचुअल्स को फॉलो करना भी, इन जो कस्टम्स है इनको फॉलो करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। यज्ञ हवन तो कराना पड़ेगा, यज्ञ हवन कराओगे तो ब्राह्मण को घर बुलाओगे, उसको खाना खिलाओगे और साथ में उसको दक्षिणा दान दोगे। तो इस कारण से ये समाज के अंदर एक बुराई बन गई, लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। तो इसी चीज के अगेंस्ट में नानक ने ये बात कही थी, द इम्पोर्टेंस एंड द वर्शिप ऑफ द नेम। मतलब सबसे बड़ा इंसान का धर्म क्या है? जिसे आप मान रहे हो उसका नाम जपते रहो, उसे याद करते रहो, ठीक है। अगला हम देखते हैं फेथ इन वन गॉड। गुरु नानक देव ने एक गॉड में बिलीव किया कि ऊपर वाला सिर्फ एक है। तो ये की गुरु नानक की मेन टीचिंग्स। बच्चों इस चैप्टर में से गुरु नानक देव पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें आपको गुरु नानक देव की लाइफ या फिर ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग्स है उनके बारे में बताना होता है। 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछा जाता है, तो आप लोग भी इसे टिक कर लें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। जपजी साहिब, आरती, रहीराम, 12 आर द फेमस कंपोजिशन। अब यहाँ पर गुरु नानक देव ने कई सारे बुक्स जो है वो कंपोज की थी, कई सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, इपिक्स लिखे थे, जिनके नाम यहाँ दिए गए। तो ये भी आपके इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। इन्होंने इनके जो मेन कंपोजिशंस थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो इनकी
4 बुक्स लिखी थी, जपजी साहिब, आरती, रही राम और फिर आ जाएगी बारामाह, ठीक है। एंड ही फाउंडेड द सिखिज्म, ये ध्यान में रखना है। वैसे आप सबको मुझे लगता है पता भी होगा कि सिखिज्म रिलीजन के फाउंडर कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं गुरु नानक देव, जिन्होंने सिखिज्म की शुरुआत कर दी थी। हालांकि इस रिलीजन को फैलाने का काम जो है इनके एक डिसिप्लिन थे जिनका नाम था गुरु अंगद, इन्होंने किया था, ठीक है। और बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे गुरु रामदास और गुरु अर्जन देव का पढ़ेंगे कि ही वाज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ द सिखिज्म रिलीजन। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इनके डिसिप्लिन जिनका नाम था गुरु अंगद, ठीक है। गुरु नानक का जो बेसिक आप लोग देख रहे हैं बच्चों, एक तो इनकी टीचिंग्स ध्यान रखना, दूसरी चीज उदासियान क्या था, और तीसरी चीज सिखिज्म, और चौथी चीज जो इनकी कंपोजिशंस है वो आपको अपने माइंड में रखने बच्चों। आगे हम लोग अब बात कर लेते हैं कि इनके जो डिसिप्लिन थे, मतलब गुरु नानक ने सिखिज्म रिलीजन को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन इस रिलीजन को आगे ले जाने का काम जो है वो इनके डिसिप्लिन ने किया, जिनका नाम था गुरु अंगद। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि गुरु अंगद कौन थे, ही वाज द डिसिप्लिन ऑफ द गुरु नानक। गुरु नानक के शिष्य थे, है ना, स्टूडेंट्स थे, कुछ भी कह सकते हो। अब आगे बात करते हैं डिसिप्लिन ऑफ द नानक परफॉर्म द वर्क ऑफ द एक्सप्लेनिंग द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। गुरु अंगद का पहला काम था, इन्होंने गुरु नानक की जितनी भी टीचिंग्स थी उसको लोगों के बीच में एक्सप्लेन करना शुरू किया। एक्सप्लेन का मतलब एक्चुअली में अपनी टीचिंग्स के अंदर गुरु नानक देव क्या कहना चाहते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इस धर्म को फैलाने की शुरुआत कर दी थी, इंडिया के अंदर स्प्रेड करने की शुरुआत की। एंड ही डेवलप्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड द कंपोज द गुरुवाणी। यहाँ पे आपके साथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है बच्चों कि हु डेवलप्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड कंपोज द गुरुवाणी, या यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि नेम द क्रिएशन डन बाय द गुरु अंगद। गुरु अंगद के प्रमुख कार्यों के बारे में लिखना है, इन्होंने क्या काम किए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, पहली चीज इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई। अब आप लोग हिंदी व्याकरण अगर पढ़ चुके हैं, ग्रामर हिंदी की पढ़ चुके हैं, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि हिंदी जो है इसकी जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। इसी तरह से हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिख रिलीजन की जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, ये इस रिलीजन की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको लिखने का एक तरीका है। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने डेवलप की एंड आल्सो कंपोज गुरुवाणी। गुरुवाणी में ये एक बुक है जिसके अंदर गुरु नानक देव की टीचिंग्स को इन्होंने गुरु जो है अंगद ने लिखा है, इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड द लंगर एंड सत्संग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिखिज्म रिलीजन की, बहुत खास बात है। आप लोग देखते हैं बच्चों, अगर अमृतसर के बारे में सुना हो या किसी ऐसे फेमस गुरुद्वारे के बारे में आपने सुना हो, तो यहाँ पर लंगर लगता है, ठीक है। जब कभी गुरु नानक जयंती होती है और बाकी ऑर्डिनरी डेज के अंदर भी यहाँ पर बड़े बड़े लंगर चलते हैं। लंगर होते क्या है, दीज आर द कम्युनिटी किचन, ठीक है। ये कम्युनिटी किचन होता है, मतलब हर धर्म के, हर जाति के लोग गुरुद्वारे के अंदर जब भी नीडी हो या जब भी जाए तो उनको वहाँ पर खाना परोसा जाता है, पूरी सेवा दी जाती है। अमृतसर का लंगर जो है सबसे बड़ा, ये अमृतसर का गुरुद्वारा सबसे बड़ा और इनका पिलग्रिमेज माना जाता है सिखिज्म रिलीजन का। तो यहाँ पर लंगर सिस्टम स्टार्ट किया इन्होंने, और साथ में ही इन्होंने सत्संग स्टार्ट किया। जो भजन कीर्तन होता है गुरुद्वारे में, उसको ये सत्संग कहा जाता है। और लंगर जो है इनकी कम्युनिटी के लोग और बाकी सारे रिलीजन और जितने भी कास्ट के लोग हैं, बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। इनका कम्युनिटी किचन जो है वो कहलाता है लंगर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गुरु अंगद की died in 1552 AD at the bank of रिवर ब्यास। रिवर ब्यास के पास में इनकी हो जाती है डेथ। पंजाब के अंदर जो है, हरियाणा पंजाब, यहाँ पर ये नदी बहती है और बाद में इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। तो ब्यास रिवर जो है इंडस रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ इस तरह से गुरु अंगद ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था। एक तो लंगर स्टार्ट किया, दूसरा इन्होंने सत्संग स्टार्ट किया और गुरु नानक देव की प्रीचिंग्स को इन्होंने कह सकते हैं एक्सप्लेन करना शुरू किया, इनकी जो टीचिंग्स थी उनको। और चौथा काम जो था, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट
मंझियान का मतलब यहाँ पर सत्संग से है, जहाँ पर एक समय के अंदर, जैसे आप देखते हैं कि हर एक धर्म के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये मंझियान वही चीज है, कुछ कस्टम आप कह सकते हैं। तो मंझियान और लंगर सिस्टम को इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली कह सकते हैं इम्प्लीमेंट किया सिखिज्म रिलीजन के अंदर। कहना का मतलब है कि ये दोनों चीजें करना सिखिज्म रिलीजन के हर सिख के लिए बहुत जरूरी हो गया था। एंड ही डिक्लेयर्ड द बैसाखी एज द फेस्टिवल एंड अपोज्ड सती सिस्टम। तो फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द गुरु हु स्टार्टेड, हु डिक्लेयर्ड द बैसाखी एज द फेस्टिवल। बैसाखी को सिखों का त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है सिखिज्म रिलीजन का। तो इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? गुरु अमरदास ने की थी। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, कैसे पता चलता है? क्योंकि ये सती सिस्टम को अपोज कर रहे हैं। सती का मतलब आपने अपनी लास्ट क्लास में भी समझा है बच्चों को, जाना है इस चीज को कि एंशिएंट टाइम में इंडिया के अंदर हस्बैंड की डेथ के बाद में उसकी वाइफ को फनल पर जबरदस्ती, या वाइफ चाहे तो अपनी इच्छा से बैठ जाती थी और अर्थी को आग लगा दी जाती थी, मतलब पति के साथ में जिंदा जल जाना सती कहलाता था। इस सिस्टम को इन्होंने अपोज किया। एंड एम्परर अकबर came to visit him, और ऐसा कहते हैं कि आप देख लीजिए टाइम मिरर से अंदाजा लग जाएगा कि जो एम्परर अकबर थे वो भी इनके पास मिलने के लिए गए थे। तो यहाँ पर ये चीज दिखाती है कि कहीं न कहीं ये सिखिज्म रिलीजन इंडिया के अंदर एक बहुत ही धीरे धीरे एक बहुत ही हाई लेवल पर जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। और इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जब इंडिया का एक इतना बड़ा कह सकते हैं कि इतना बड़ा राजा बादशाह अकबर जो है वो खुद अगर अमरदास से मिलने जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गुरु रामदास 1574 to 1580 इनका टाइम पीरियड है। ही इंक्रीज्ड द रिलीजियस सेंटर्स एंड बिल्ड अ मैसिव रिजर्वरीज रिनोव्ड एज द अमृतसर। अब यहाँ से शुरू होता है फाइनेंशियली जो सिखिज्म रिलीजन है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनने लग गया था। अब पंजाब के अंदर रहने वाले जितने सिख है, देखिए बच्चों ये जो सिखिज्म रिलीजन है बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कह सकते हैं, इसका एपी सेंटर कह सकते हैं वो था पंजाब। यहीं से ये धर्म बाद में धीरे धीरे पूरी इंडिया के अंदर फैला, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरु रामदास के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये बता दूं कि इनके टाइम पीरियड में जो सिखिज्म रिलीजन था ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया था और पैसा मतलब जो है लोगों के पास बहुत ज्यादा होने लग गया। इसका कारण ये था कि पंजाब के अंदर जितने भी रिच फार्मर्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार जागीरदार जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास खूब पैसा था, उन्होंने इस सिखिज्म रिलीजन को अपना लिया और कई सारा ग्रांट जो है उन्होंने सोसाइटी की हेल्प के लिए देना शुरू किया। और ऐसा कहते हैं कि इन्हीं गुरु रामदास ने बाद में पंजाब के पास 500 एकड़ की जो लैंड है, 500 एकड़ की जो लैंड है वो खरीदी और वहां पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, रिजर्वेयर बनाए, जिसको बाद में अमृतसर का नाम दिया गया। तो ये अमृतसर जो है सिखिज्म रिलीजन का बहुत ही फेमस जो है कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज माना गया है, ठीक है। तो ये जो अमृतसर जिसको हम कहते हैं उसकी बिल्डिंग जो थी वो बनाई थी, शुरुआत की थी गुरु रामदास ने, ठीक है। अब हम आते हैं अकबर एबॉलिश्ड द टैक्स ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द गुरु रामदास। अब यहाँ पर आप लोग जब आपने अमरदास पढ़ा है तब आप ये तो समझ ही गए कि सिखिज्म रिलीजन में भी अकबर बिलीव करता था, मतलब रिलीजियस कह सकते हैं कि टॉलरेंस को इसने फॉलो किया, धार्मिक वे से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे अकबर। और इसी चीज के चलते अकबर ने गुरु रामदास के कहने पर जो पंजाब के अंदर टैक्स वसूले जा रहे थे वो भी पूरी तरह से क्या कर दिए, बंद कर दिए थे, सिर्फ रामदास के कहने पर, ठीक है। इसके अलावा ही मेंटेन फ्रेंडशिप विद द अकबर। तो ऑब्वियसली अगर अकबर रामदास का कहना मान रहे हैं तो कहीं न कहीं ये चीज शो करती है कि अकबर और रामदास के, गुरु रामदास के बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे, ठीक है। और इसी के साथ ही स्टार्टेड बिल्डिंग
पैसा इन लोगों के पास था और इसी पैसे को इन लोगों ने दान के रूप में गरीब और जरूरतमंद लोगों को देना शुरू किया। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हो गई गुरु रामदास के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं गुरु अर्जन देव के बारे में। Who was known as the real organizer of the Sikhism। सिखिज्म रिलीजन का वास्तविक जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर माना जाता है, वो माना जाता है गुरु अर्जन देव को। और ये जहांगीर के सिमिलर टाइम पीरियड के थे, मतलब जहांगीर के टाइम पीरियड में ये हुए थे और जहांगीर में ही इनको जो है फांसी पर या सूली पर लटका दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिफ्थ सिख गुरु। पहली चीज तो यही याद रखना कि सिखिज्म रिलीजन के फिफ्थ गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जन देव। ठीक है, एंड ही इज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ द सिखिज्म। इनको सिख रिलीजन का रियल ऑर्गेनाइजर माना गया। एंड जहांगीर सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अब बच्चों, अगर आपने मेरी क्लास मुगल टाइम पीरियड जहांगीर वाली क्लास ढंग से देखी है तो वहां मैंने गुरु अर्जन देव का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि गुरु अर्जन देव जो है, इनके देखो जहांगीर के दो बेटे थे, खुसरो एंड खुर्रम। ठीक है, तो जो खुसरो था उसने जहांगीर के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया, मतलब जहांगीर के अगेंस्ट में चला गया। जहांगीर का बेटा कौन? खुसरो। और बेटे ने अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब खुसरो ने विद्रोह किया तो खुसरो अपने पिता से या जहांगीर से अपनी जान बचाने के लिए गया था गुरु अर्जन देव के पास। और ऐसा कहते हैं कि गुरु अर्जन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था कि वो भारत का सुल्तान या भारत का बादशाह जरूर बनेगा और ये इनका फेवर करेंगे। इस चीज से नाराज हो गए थे जहांगीर और इसी कारण जहांगीर ने बाद में इनको मौत की सजा दे दी। तो इस तरह से जहांगीर ने जो है गुरु अर्जन देव को मार दिया। और ड्यूरिंग दिस टाइम सिखिज्म become financially independent and Sikh transformed into the military unit। अब देखिए गुरु अर्जन देव के टाइम पीरियड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि सिख रिलीजन जो था वो एक रिलीजियस कम्युनिटी से किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? मिलिट्री यूनिट के अंदर। मतलब ये संगठित होकर इन्होंने अपनी जो मिलिट्री यूनिट है वो बढ़ा ली, सैनिक शक्ति को बढ़ा लिया, या ये कह सकते हैं इन्होंने अपने आप को मिलिट्री से तैयार कर लिया था। आज आप ही देखिए कि इंडिया की जो आर्मी है उसके अंदर आपको कई ज्यादा कहते अगर रेशियो हम लोग देखें तो बाकी सारे से ज्यादा सबसे ज्यादा जो आपको नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे सिख रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं, वो आर्मी में आज भी जो है सबसे ज्यादा जाते हैं। तो ये चीज प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने आप को मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में जो है या मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़ाया था। तो बच्चों इस तरह से ये गुरु अर्जन देव वाला टॉपिक भी जो है हमारा हो गया है कंप्लीट। और आज हमने जो ये 3-4 टॉपिक डिस्कस किए सिखिज्म रिलीजन से रिलेटेड, इसमें वापस बता देती हूँ कि जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है, ये क्वेश्चन तो हर बार आपके बनते ही हैं। गुरु नानक के अंदर से आपका ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है टीचिंग्स प्लस इनकी जो मेन कंपोजिशन है वो, ये सारा आपको याद में रखना है। वीडियो को ढंग से देखें, चीजों को समझें। और आज की क्लास में इतना ही। कल हम वापस एक नए और लास्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी के साथ में हमारा कल जो है चैप्टर 2 भी हो जाएगा कंप्लीट। और इसी के साथ मैं करूँगी कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर व्हाट्सएप